अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की 41 एपिसोड। बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, मज़ेदार, चटखारेदार, हा हा सब कुछ। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आहिल के घर से चले जाने की वजह से मायमा और रोशाने ने ही नाश्ता किया। हालांकि रोशाने के हल्क से निवाला उतरना मुश्किल था, पर इसने मायमा को कंपनी दी। नाश्ते के बाद परीसा मायमा को लेकर हॉस्पिटल निकली क्योंकि उसका रेगुलर चेकअप था और हातिम मम्मी या रुशानी की ही जिम्मेदारी लगाकर गया था क्योंकि उसका दिन आज एक्स्ट्रा बिजी था। नाश्ते के बाद रुशाने ने रूम में आकर पेन किलर ली और सोने लेटी क्योंकि सर शदीद दर्द में था। हातिम के स्टिचेस ओपन हो गए, पर डॉक्टर हमदान ने इसे अभी भी वज़न उठाने या बहुत ज़्यादा झुकने से मना किया। इब्राहिम उसके साथ ही था और अपनी जिम्मेदारियों वाली लाइफ में भले वापस आ गया हो, पर उसकी रही सही मुस्कुराहट भी उजड़ गई थी। ये डॉक्टर चाहता ही नहीं मैं खुलकर रोमांस कर पाऊँ। हातिम ने हॉस्पिटल से निकलने के बीच जानबूझकर ये जुमला कहा कि शायद इब्राहिम इसे छेड़े, पर वो तो हवाई महलूक बना, अब बस हाँ या ना वाली मशीन बन चुका था। हातिम पलटा और हल्की सी चपेट इब्राहिम के सर के पीछे मारी। इब्राहिम ने मुंह बसोड़ते हातिम को देखा। ये क्यों मारी? इब्राहिम ने उसके हथौड़े हाथ की हल्की चपत पर भी कराहते अपना सर सहलाकर इस जुल्म की वजह जाननी चाहिए। इसलिए कि तुम्हें अब होश में आ जाना चाहिए। मैं क्या 2 हफ्ते से किसी दीवार में चुना हूँ जो तुम बोलते नहीं? तुम्हारे साथ मुझे चुनवाई हुई अनारकली वाली फील आ रही है। अब बस करो इब्राहिम आफंदी, क्या सारी ज़िंदगी सुहाना के किए का मातम मनाने का प्लान है? ऐसे तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग जाना है जो आगे ही गिनी चुनी है। हातिब की चिढ़ बरहक थी, तभी तो इब्राहिम को शर्मिंदगी से घेर गई। मुझे एक बार बता दें वो कहाँ है हातिब सर? सिर्फ एक 5 मिनट की मुलाकात। इसे बताना चाहता हूँ कि अब वो मरे या जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इब्राहिम के अंदर की घुटन निकली, पर हातिब उसकी खाम हयाली पर महजूज कुन हंसता गाड़ी में सवार हुआ। इब्राहिम ने भी बुरा सा मुंह बनाते ड्राइविंग सीट संभाली। तुम्हारा यकीन कौन करेगा? हातिब ने तमस्खराना लहजे में गर्दन घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करते इब्राहिम को चिंगारी लगाई। करेगी यकीन, उसके अच्छे भी करेंगे। वो सख्त गुस्से से बोला। तो पहले उसके अच्छों को करवा दो यकीन, फिर उसको यकीन दिलाने का सोचना। यानी मुझे? वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही है, उसके सेशन चल रहे हैं। टाइम दो उसे भी और खुद को भी। अपने किए की तलाफी करेगी और नॉर्मल होकर वापस आएगी। हातिब ने हर राज अफशां कर ही दिया। इब्राहिम को अलग ही जलन ने घेरा। क्या नाम है उसके साइकेट्रिस्ट का? कम से कम ये तो बता दें सर। इब्राहिम की मिन्नत समाजत पर नतालिया के अमीर को तरसा आया। आबेल इसहाक यहाँ का फेमस न्यूरोलॉजिस्ट होने के साथ साइकेट्रिस्ट भी है। मैं मिला नहीं, लेकिन उसकी सेक्रेटरी से पब्लिक पेशेंट डिटेल निकलवाई थी, जिनमें सुहाना मुकदाम भी शामिल है। मैं खुद यही चाहता था कि वो अपनी उलझनें समझ कर उनका पहले इलाज करवाए। अब तुम अगर आबेल इसहाक से मिलने निकले या मुझे पता चला तुमने उसकी क्लिनिक के चक्कर लगाया है, मेरी गन होगी और तुम्हारा सीना। हातिब ने बताया तो, लेकिन एहतमाम धमकी पर किया। और इब्राहिम को लग आ गई थी कि सुहाना किसी मेल के पास गई तो क्यों? अच्छा, तो आप टिपिकल साले बनने की कोशिश करेंगे अब? इब्राहिम की चपड़ चपड़ अब खुद ही हातिब का दिमाग शार्ट कर गई। दिल चाहा वापस इसको दीवार बना डाले एक ही जामपड़ से। इब्राहिम, मैं टिपिकल साला बना ना तो पहले तो अपनी बहन पर तुम्हारी ये जो बचपन से गलत नज़र है, इस पर तुम्हें उल्टा लटकाऊंगा, समझे? इब्राहिम ने फ़ौरन से शर्मिंदा होते रहम तलब निगाह डाली, क्योंकि अमीर साहब आज बात बात पर काटने वाले नाग बने थे। समझ गया सर, पर वो गलत नज़र हरगिज़ नहीं है। इब्राहिम को अब आफियत चुप होने में ही लगी, जबकि इब्राहिम को सहमा देकर हातिब जैसे दबा दबा मुस्कुराया। ये कमीनी शर्मंगेज़ खुशी उसके चेहरे पर कुछ सूट भी जालिम हद तक प्यारी लगती थी। सबसे पहले तो तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का सोचना भी मत मेरे आगे। वो तुंद आंधी बना बाबा के रिजॉर्ट ऑफिस आया और जहाँ जहाँ से फंकारता गुजरा, स्टाफ के मेंबर्स तक चहमगोइयाँ कर रहे थे कि जाने क्या बात हो कि इतना प्यारा और नॉटी साहिल आज इस तरह वहशी बनकर ऑफिस आया है। बाबा की तंबीह पर वो उनके सामने आ रुका। उसके रूम में अजियत हलकोर रही थी। और आप जो बिला वजह अपनी वैल्यू मेरे आगे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मसला क्या है? जब खुद लव मैरिज की हो इंसान ने तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए बाबा कि औलाद को भी इसकी खुले दिल से इजाज़त दें। आप जानते हैं मैं बदतमीज़ नहीं हूँ। मैं बस यहाँ आपसे वो वजह पूछने आया हूँ जिस सबब आप मेरी और शिजा की शादी के खिलाफ हैं। वो बहुत तमीज़ व तहम्मुल से बाबा की आंखों में देखता बोला।
پر بارہا نظریں جھکائیں، جب جب ادب ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی، جسے خود بھی یوں سوال کرنے پر برا محسوس کر رہا ہو۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کرسی کے بیچ سے سرکتے باہر آئے اور آہل کے سامنے آ کر تن گئے۔ چہرے پر سنگلا چٹان سی سختی چھائی۔ انہیں بنا غور آہل کے اندر کی شدت نظر دکھائی دی، جسے وہ شزا کے لیے کسی سے بھی لڑ جائے گا۔ کیا اتنی وجہ کافی نہیں کہ میں روک رہا ہوں؟ میں نے کبھی تمہیں کسی چیز سے روکا آہل؟ تم پارٹی کرو یا دوستوں کے ساتھ مستی، گرل فرینڈز بناؤ یا کلبنگ، نہیں روکا نا؟ وہ بابا کی تمہید پر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ ایک آخری بار ان کو اپنی کیفیت کا ادراک کروانا چاہا کہ وہ شزا کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے۔ یہی تو، آپ نے ان سب بری چیزوں سے جب منع نہیں کیا تو میرے ایک اچھے فیصلے کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ شادی تو بہت ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ میں یہ سب بری چیزیں بھی چھوڑ دوں گا۔ میں شزا کو اپنے ساتھ نیوزی لینڈ لے جاؤں گا۔ ہم ساتھ خوشی سے رہیں گے۔ میں اپنے خواب پورے کروں گا، جو آپ کی بھی بہت بڑی وش ہے۔ بابا وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اسے میرے بینک بیلنس، میرے اسٹیٹس تک کی کوئی لالچ نہیں۔ وہ چند بے جان پھولوں پر خوش ہونے والی لڑکی مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ اس کی شادی فکسڈ ہو گئی۔ بابا پلیز مجھے اجازت دیں، میں جاؤں، اسے سب سے بچا کر اپنے ساتھ لے آؤں۔ وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اس نے یہ کہا، اس نے ایک دن دیا ہے۔ بابا یہ ایک دن اگر ضائع ہو گیا تو میری پوری زندگی کو نکل لے گا۔ اپنے سامنے اپنے بیٹے کی یہ دلسوز حالت شیڈو کی روح لرزا رہی تھی، پر ستم وہ کسی صورت بھی خود کو ہاں پر آمادہ نہیں کر پا رہے تھے۔ آہل یہ سب وقتی ہے میرے بیٹے، ہوش میں آؤ۔ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، نہ وہ ہمارے مقدام خاندان کے تقدس کے لیے بہتر چوائس ہے۔ ہاشم کی ایک سی رٹ پر آہل نے بابا کا ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ 2 قدم دور ہوا۔ اس کا دل پھٹ سا رہا تھا، پر باپ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اوکے، تو مجھے ایک سالڈ وجہ دیں۔ قسم کھاتا ہوں پرسوں کے بجائے آج ہی نیوزی لینڈ چلا جاؤں گا۔ ایک وجہ دے دیں جس سے لگے وہ میرے یا میرے اس معزز خاندان کے لیے انسیف ہے۔ ٹیل می بابا پلیز۔ آہل کی آواز تیز ہوئی، ڈوبی اور آخر تک رند گئی۔ وہ کسی کا ناجائز خون ہے، عائشہ اور بالاش کی بیٹی نہیں ہے۔ کچرے پر ملا ایک گناہ ہے جسے ان دو نے تو پال لیا بے اولادی کے سبب، لیکن مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ اسے ناتالیہ کے مستقبل کے امیر کے لیے چنوں، ایسے معزز خاندان کی بہو بنا لوں۔ اب تیاری کرو، آج ہی نیوزی لینڈ جاؤ، یہی بہتر ہے۔ تمہاری آج شام کی فلائٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ اپنی بات جھوٹ، بربریت اور سفاکیت کی تہ میں لپیٹے کہہ کر ہاشم نے اسے پرے دھکیلا اور اپنے آفس روم سے فون لیے نکل گئے۔ جبکہ آہل پر ایک لمحے میں کیسی کیسی قیامت گزر گئی، یہ بس وہی جانتا تھا۔ میری محبت بننے کے باوجود وہ آپ کے لیے ناجائز کیسے ہو سکتی ہے بابا؟ شزا مجھے معاف کر دینا۔ آہل نے شوز مارتے سنگل کاؤچ الٹا، پھر غصے سے وہاں آفس کے مٹ پر رکھے ٹیبل پر پڑا مہنگا واز ہاتھ مار کر فرش بوس کیا۔ بابا کی چیئر کے عقب میں جاتے ہینگ پینٹنگ اتار کر سامنے میز پر دے مارتے۔ وہ شیشے کا میز کرچیوں میں بانٹنے کے بعد اپنے ہاتھ زخمی کرنے کے باوجود اس کے غصے میں کمی نہ آئی تو اپنی درد کرتی آنکھیں رگڑتا آفس سے نکل گیا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ آج سب تباہ و برباد کر دے گا، ہر چیز کو آگ لگا دے گا۔ سنا ہے آپ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ گئے، کب آ رہے ہیں پھر؟ اوف، بہت مزہ آنے والا ہے۔ فریدون کے چہرے پر خوشی اور سرور درج تھا، جبکہ سامنے کمپیوٹر اسکرین پر ایک سیاہ خودی لوگو تھا جس کے پیچھے یقیناً اسماعیل شیرازی بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا نام فریدون کے کمپیوٹر اسکرین پر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری جنگ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ اب ہمارا مقابلہ اٹلی کے مالک، اٹلی کے ہونہار محافظ پیراسائٹ سے ہے، جس کے پاس اینٹی رنگھیٹا کی مکمل پاور آ چکی ہے۔ اب کوئی بھی آئے وہ ماتحت ہی ہوگا، جیسے میں۔ تمہارے والا کام اب مجھے کرنا ہے پہلے۔ پیراسائٹ کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اس کے حق میں ڈسوزا یا جیکب جیسا نہیں، میں حقیقی اچھا ساتھی ہوں۔ اسماعیل شیرازی کی صرف دبنگ آواز تھی جو فریدون کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ اگر ڈسوزا انکل کو واقعی پیراسائٹ نے مارا ہوا تو آپ سوچ لیں پھر کہ سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ آپ کا یہ جانباز آپ کے لیے راستے آسان کرنے کے لیے ہی ایف پی کا حصہ بنا ہے، پھر بھی مجھے آپ کی فکر ہے ڈیڈ۔ یہ آخری حرف کہتے ہی فریدون جذباتی ہوا۔ وہ اسے ڈیڈ کہہ رہا تھا، یعنی اسماعیل شیرازی کا بیٹا تھا وہ، اور وہ بھی اکلوتا۔ مائی سن، ڈسوزا کو اس نے مارا ہوا تو یہ طے ہو جائے گا کہ پیراسائٹ کی یادداشت جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں۔ ڈسوزا تو صرف حکم دیتا تھا، اس کے حکم پر تعمیل میں نے کی۔ کیا کریں، اسے نرم دل سے پتھر دل بنانا ہماری مجبوری جو تھی، لیکن آئی نو وہ سب بہت زیادہ تھا۔ پارس 2 سال کے شدید ٹارچر کے بعد بھی بچ گیا، اور ڈسوزا نے اسے اینٹی رنگھیٹا کی حاکمیت دی، حالانکہ وہ خود ڈیزرونگ تھا۔ میں تھا اس کے پاس،
बस तब मुझे लगा डिसोजा को मरना होगा, लेकिन वो पारस अपने ही गुनहगार को डिफेंड करता रहा। वो इसे बाप मानता था। और फिर जब मैं डिसोजा को मारने के करीब पहुंचा तो पता नहीं किसने पहले ही मेरा शिकार दबोच लिया। ये सारी उलझनें मुझे कई साल से पागल किए हुए हैं कि कहानी में ये बाकी लोग कौन हैं। बस अब हतमी फैसला होगा बेटे, एंडीरंगेटा और इटली पर या इस्माइल शराजी की मलकियत होगी या पैरासाइट की। अब बीच की कोई राह नहीं बची। मैं पारस को यकीन दिलाऊंगा। उसके लिए मैंने सिरा जैकब की डिमांड की। सिरा के थ्रू पहले जैकब का हाथमा ज़रूरी है ताकि मैदान में बस 2 तलवारें रह जाए। इस्माइल की भयानक मंसूबाबंदी सुने फरीदौन खुलकर मुस्कुराया। आप ही डिजर्विंग हैं डैड, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। इस सारी जंग के बीच याकूत को कुछ नहीं होना चाहिए। पारस के एंड के बाद वो आपको मुझे मेरी काबिलियत के इनाम पर देनी होगी। फरीदौन की डिमांड सुनकर अब की बार स्क्रीन के पार से मस्त कहकहा बुलंद हुआ। ओ सबील का क्या होगा मेरे बच्चे? इस्माइल शराजी के लहजे में शरारत थी। उसे किसी तरह मरवा दूंगा, जान छूटेगी इस मुसीबत से। वैसे भी पहले फारस कम था कि अब उसकी वो मुसल्लत की ज़बरदस्ती की मंगेतर बर्दाश्त करूं। आई नीड याकूत, आई नीड रोशान फारस, प्रॉमिस मी। वो बेताबी की हद करे बाप से यकीन चाहता था। ओके माई चाइल्ड, आई प्रॉमिस, सी यू, अपडेट देते रहना। दूसरी तरफ से राब्ता कटा तो दस्तक पर फरीदौन ने जल्दी से कॉल डेटा रिमूव करे, रोलिंग चेयर घुमाकर यस कहा। सबील ने अंदर जाकर मुस्कुराकर फरीदौन को देखा, जिस पर वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुराया। काफ़ी देर से आप नज़र नहीं आए, सोचा देखाऊं। सबील अंदर ना आई क्योंकि वो काम करते फरीदौन को कभी तंग नहीं करती थी। बस काम काम काम, डोंट वरी आई एम ओके, अपने हाथ की एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भेज देना। फरीदौन ने कहकर जान छुड़वाई और वापस कुर्सी घुमा गया, जबकि सबील उसके ऐसे सर्द और उकताए रवैये की आदी थी और अब बुरा भी नहीं लगता था। वो मुरझाए चेहरे के संग वापस आई और किचन में कॉफ़ी मग के लिए कॉफ़ी बीट की, पर उसका ध्यान कहीं और था। मुझे भी कॉफ़ी मिलेगी? अकब से इंस्पेक्टर हादी की नरम पुकार पर वो फ़ौरन से मुस्कुरा कर पलटी और सर हिलाया। शुगर मत डालना, हादी कहकर वापस पलटने लगा, जब सबील हैरत के संग से घूर कर पुकारी। पर तुम तो एक्स्ट्रा मीठी कॉफ़ी पीते हो, जहाँ तक मुझे याद है। डाइटिंग शाइटिंग चल रही है क्या हैंडसम इंस्पेक्टर हादी? सबील ने यूं ही इसको छेड़ डाला। हादी ने उनसियत भरी नज़र सबील की आंखों पर डाली। क्या बताता, जब वो पास होती है कोई करवाहट करवाहट नहीं रहती। नहीं, आज काफ़ी तुम बना रही हो, इसलिए शुगर की ज़रूरत नहीं, ऑफिस में भिजवा देना। हादी तो कहकर चला गया, पर सबील के हाथ थम गए, दिल रुक गया, पूरे जिस्म में एक दर्द की लहर उठी। कितना अरमान था इसे कि ऐसा सब फरीदौन उसे कहता, लेकिन इस शख्स ने तो कभी खुद हाल तक ना पूछा। आज हादी का ये छोटा सा अमल इसे दहला गया और दिल चाहा काश वो फरीदौन जैसे बेहिस के बजाय किसी हादी का साथ चुन लेती। अफसोस था जो सबील को घेर गया, और अफसोस इलामत थी इस चीज़ की कि अल्लाह इसे गलत इंसान से बचाना चाहता है। सर दर्द के सबब वो कुछ लंबा सो बैठी थी। आँख खुली तो नतालिया में शाम के 6 बज चुके थे। वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठी। सर दर्द ठीक था, पर आंखें बारी हो गई। फ़ोन को उठाकर देखा तो पारस की 3 मिस कॉल्स थी। फ़ौरन से कॉल बैक की, जो इस वक्त अपने कुछ स्टाफ के साथ खड़ा सिरा मार के हवाले से ब्रीफ कर रहा था। इसे इस्माइल शराजी के आगे ही 4 एपिसोड डालने की डील हुई थी, क्योंकि सरा के थ्रू ही वो जैकब मार्क से निमटने वाला था। क्योंकि इसे स्लो पॉइजन देने का प्लान फ्लॉप हो चुका था, और इस डील से दरहकीकत इस्माइल शराजी पारस को ये बताने की कोशिश में था कि वो पारस के साथ इतना बड़ा राज तभी शेयर कर रहा है क्योंकि वो उसका खैर ख्वाह और साथी है। लेकिन पारस अब किसी के साथ मिलकर काम करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। बाकी ब्रीफिंग 10 मिनट बाद। पारस ने अपने स्टाफ से माजरत की और फ़ोन लिए ज़रा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया और कॉल रिसीव की। सुबह के बाद कितने घंटों से लापता हो, फिक्र हो रही है तुम्हारी। यहाँ आ जाओ, कुछ ज़रूरी मामलात हैं, मिस भी कर रहा हूँ। वो उठकर बैठी, धीमा सा अहमियत पर मुस्कुराई, पर फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपने अक्स को तकने लगी। सॉरी पारस, मैं शायद आज ना आ सकूँ, कल मिलूँगी। कुछ ज़रूरी मामलात हैं जिनको निपटाना है यहाँ। रुशाने के इनकार से अच्छा न लगा। कल मैं वापस जा रहा हूँ बताया है, उसके बावजूद तुम नहीं आओगी। पारस की आवाज़ सर्द हुई, जिसका रुशाने को बखूबी एहसास था। जी मैं कल मॉर्निंग में आ जाऊँगी, शाम तक आपके साथ रहूँगी। आप भूल रहे हैं कि मेरी भी आपके पीछे ही इटली रवानगी है। वो अभी भी अफसुर्दा थी, मगर पारस को तो उसका इनकार खाया जा रहा था। अभी आओ, वो हुक्म देते बोला। प्लीज़ पारस, जिद नहीं करें, आपकी फैमिली के कुछ मामलात सुलझाने हैं। वो फ़ोन पर ठीक से समझा न सकी, जबकि पारस का गुस्सा शिद्दत पकड़ गया। वो फैमिली तुम्हारी मेरे सबब बनी है और तुम इन्हीं के लिए मुझे इनकार कर रही हो।
इन लोगों के लिए मुझे हर्ट कर रही हो? ठीक है, वहीं रहो, मेरे पीछे इटली आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। पारस की ऐसी टोन पर वो घबरा कर पलटी। पारस समझने की कोशिश करें, फ़ोन पर नहीं बता सकती तफसील। रोशानी की थकावट जैसे बढ़ने लगी, वो भी हर चीज़ से उकताहट महसूस कर रही थी। ऊपर से पारस का सरप्राइजिंग नाराज़ होना भी वबाल था। ओके, 10-12 दिनों से दूर रहते हस्बैंड से मिलने की तुम्हें कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि तुम्हें उसकी इस फैमिली के मसाइल हल करने हैं जो तुम्हारे हस्बैंड को याद भी नहीं। ब्रावो, मुझे भी तुमसे नहीं मिलना और तुम्हारे आने से पहले चला जाऊंगा। तुम मज़े से उनके मसाइल हल करो, भूल जाओगे कोई तुम्हारा पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा है। वो हैरत से पारस के अल्फाज सुन रही थी, जो आज सच में से पागल ही लगा। एक लम्हा इसे पारस के ऐसे रवैये से खौफ आया। पारस, क्या हो गया है आपको? मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश ना करूं, ऐसा मुमकिन है क्या? दूसरी कोई ख्वाहिश मेरे दिल में दिखाई दी तो जान ले लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ आने की। वो ना चाहते हुए भी जज्बाती हो गई। दिल आहिल और शिजा के लिए वैसे ही रो रहा था, ऊपर से पारस का ऐसा सोचना इसे बहुत ज़्यादा रंजीदा कर गया। मुझे तुम्हारी कोशिश कभी नहीं चाहिए, कल आ जाना, इट्स ओके। वो अजनबियत पर उतरा तो उसकी इजाज़त देने पर वो दुगनी हर्ट हुई। आप मेरे आने से पहले चले जाएंगे? रोशानी की आवाज़ नमी में दब गई। पारस का दिल भी डूबा उसकी आवाज़ की तोड़ फोड़ पर। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जो कर नहीं सकता आगे से कहूँगा भी नहीं। तुम आराम से कल जब भी इजी हो आ जाना, थोड़ा बिजी हूँ, टेक केयर। पारस ने बात समेट कर कुछ सुने बिना काल काटी। वो कहती कहती रह गई कि कितना मिस कर रही है। कह भी देती तो आवाज़ कहीं बीच मुअल्लक रह जाती। वो हर्ट हो गए। उफ, क्या हो गया मेरे मूड को? इतना गंदा क्यों हो रहा है? मैं शिजा और आहिल के लिए कुछ नहीं कर पाई। इट्स हर्टिंग। यही चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है। आहिल, क्या करूं अब मैं? वो खुद भी पारस को इनकार करके परेशान थी, और जब कमरे से बाहर आई तो लाउंज में बैठी रोती परीसा को देखकर उसका दिल और थम गया। हाशिम मुकदाम भी मौजूद थे और खातिब भी, जो बालों में हाथ फेरे ऐसे था जैसे अभी गरा के चुप हुआ हो। रोशानी के कदम इब्तदाई किनारे थमे। इस घर में कुछ भी होता है मुझे खबर क्यों नहीं की जाती बर वक्त? आहिल कैसे बिना मिले चला गया? उसे मैंने कोई गुड लक विश भी नहीं किया। ऐसी कौन सी गैर इंसानी डिमांड कर दी उसने कि आपने ये एक बार फिर अना का मसला बना लिया? और ऐसी क्या तकलीफ थी इसे 2 दिन पहले चला गया? रोशानी ने लड़खड़ाकर दरवाजे को थामा। आहिल के जाने का सुनकर वो सच में तड़प उठी। वो शिजा से शादी करना चाहता था और मिस्टर हाशिम ने सिर्फ इसलिए जिद बांध ली कि शिजा बालाज बाबा और आयशा अम्मी की सगी बेटी नहीं बल्कि कचरे से मिली थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आहिल ठीक नहीं होगा, ना ही शिजा। क्या तुम आहिल के पीछे जाओगे? मैं शिजा के पास जाती हूँ। रोशानी ने अंदर आते बस हातिब को उम्मीद भरी नज़रों से देखा, जिसके लिए दुगना झटका था। व्हाट? परी बाबा, क्या रोशानी ठीक कह रही है? हातिब की मुस्तफसर और बरहम नज़र परीसा से हाशिम मुकदाम तक सिर की, जो गुस्से से उठ खड़े हुए। कोई कहीं नहीं जा रहा, समझ आ गई? ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। आहिल को जितनी जल्दी अकल आ जाए यही बेहतर है। उसका यहाँ से जाना बिल्कुल ठीक था और वो मेरे लोगों की निगरानी में है और बिल्कुल ठीक है। तुम तो अपने अपने मामलात देखो, इन दो का मामला मुझ पर छोड़ दो। दोबारा इस टॉपिक पर कोई बात ना सुनना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ। वो कतियत भरे लहजे में अपनी नागवारियत दिखाते वहां से वॉकआउट कर गए। परी ने भी अपनी आंखें रगड़ ली और इससे पहले हाशिम के पीछे जाती हातिब ने लपक कर मम्मी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ पलटाया। आपको उस शख्स के सामने अपनी औलाद क्यों नजर नहीं आती परी? मुझे बताया तो होता कि आहिल को ये मसाइल हैं। हातिब को सख्त तकलीफ थी परी के अब आंसू बहाने पर। मैं क्या करती, वो कुछ सुनने पर तैयार नहीं है हातिब, पर अपनी औलाद किस माँ को नहीं दिखाई देती? माओ को तो बच्चों के जिस्म में छुपे दुखते दिल भी दिखाई देते हैं। आहिल मेरा समझदार बेटा है, वो संभाल लेगा खुद को। परी की बातें हातिब को और गजबनाक कर गई, जबकि हातिब उनका मुंह ही तकता रह गया और वो वहां से चली गई। जबकि रोशानी इससे पहले रो पड़ती। हातिब पलटा तो रोशानी को देखते ही उसकी तरफ लपका। हे, तुम क्यों 2 साल की बच्ची बनने लगी हो? भूल गई पारस जैसे कमीने की बीवी हो लड़की? वो रोते रोते भी कमीने पर हातिब की गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार गई। बेचारा सुन पड़ा। खबरदार उनको ऐसा कहा, अगली बार मेरा थप्पड़ तुम्हारे ये दांत हिला देगा। तमीज से नाम लेना आइंदा। रोशानी का थप्पड़ वो आज बस इसलिए सह गया क्योंकि वो उसकी मोहसनों में शुमार थी। उसने मेरा करोड़ों का असलहा सिर्फ इसलिए हथिया लिया कि मैंने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी और अभी तक इसका असर भुगत रहा हूँ। कंगला कर दिया था उसने मुझे एक लम्हा।
ऐसा सर फिरा आदमी मेरी जान होने के साथ अपनी जगह बहुत सारा कमीना भी है, और मुझसे उसे ये कहने का हक तुम नहीं छीन सकती मिसेस इलाही मुकद्दम। थप्पड़ का गुस्सा हातिब ने सच उगल कर निकाला और रुशाने हैरत का मुजस्मा बनी हातिब का मुंह तक रही थी। तो तुम सच कह रहे हो? वो हकलास ही गई तो हातिब ने जबड़े कस लिए। पहले थप्पड़ के लिए सॉरी कहो। हातिब ने गर्दन इकड़ाकर डिमांड की, और नाहक चीज़ के लिए वो फ़ौरन झुकने पर तैयार रहने वाली लड़की थी, पर फिर भी पारस के लिए कमीना से हरगिज़ कबूल ना था। नहीं, मेरा थप्पड़ ऑटोमेटिक है, इस पर उसकी कोई सॉरी नहीं। वो डीठपन से इनकार कर गई तो हातिब ने सर हिलाते से घूरते देखा, जैसे कह रहा हो तुम भी वैसी ही हो, ढीठ हड्डी। ओके, बात सुनो, मैं आहिल से जल्द मिलूंगा, तुम अपसेट नहीं हो। हातिब ने इसे तसल्ली दी। लेकिन अगले हफ्ते शिजा की शादी है हातिब। रुशाने को रोना सा आया। मेरी डीठ किस्म की बाबी, तुम बस मुझे शिजा के होने वाले हस्बैंड का नंबर दो, बाकी काम मेरा है। वो शोहियों का सरदार आहिल मुकद्दम खुद करेगा। इसे बस मैं यहाँ बैठकर गाइड करूँगा, और मुझे अपने टैलेंट पर भरपूर भरोसा है। नंबर आज या कल में मिल जाए ज़्यादा बेहतर। और हाँ, कभी मेरी मायमा की जान छोड़कर पारस के पल्ले भी पड़ा करो। इस बेचारे को भी पता चले कितनी बड़ी टार्चर मशीन से पाला पड़ा उसका। गुनाहों की सज़ा तो फिर मिलती है। हातिब की ये सारी बकबक सुने इससे पहले वो उसका सर तोड़ने के लिए कुछ उठाती, वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ, और रुशाने गुस्से से सुर्ख बबूल हो गई। सर फाड़ दूंगी फालतू के अमीर तुम्हारा। हाँ, खुद भी तो मायमा के सर पर सवार जिन हो तुम। आया बड़ा मुझे यहाँ से भेजने वाला। वैसे नंबर का क्या करेंगे ये मुकद्दम मेंटल ब्रदर्स? उफ, मुझे क्या। चल रोशाने, शिजा से या बालाज बाबा से नंबर बटोरने का काम है तेरा। बाकी ये जाने, मैं तो कल चली जाऊंगी। रुशाने ने कोफत से कोसते कोसते आखिर में धीमा बोलकर सोचते ही कदम वापस कमरे की तरफ बढ़ाए। मुकद्दम ब्रदर्स में कोई ना कोई मेंटल फॉल्ट था, इसका तो रुशाने को यकीन हो गया। रुशाने ने काल बालाज बाबा को ही मिलाई। मुझे मनान का नंबर दें बालाज बाबा, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर उसने कभी भी मेरी शिजा को तंग किया तो जलपरी की आह लगेगी उसे। यही तरीका रुशाने को सूझा, और ये कामयाब भी रहा। हंसते मुस्कुराते ही बालाज सिकंदर ने इसे मनान का नंबर भेज दिया। शिजा और वो साथ बहुत खुश रहेंगे, तू आएगी ना पुत्र। बालाज बाबा की आस पर वो मुस्कुरा दी। साथ मनान शिराज का नंबर भी हातिब को भेजा। कोशिश करूंगी, ना भी आ सकी तो अपनी ढेर सी दुआएं और मोहब्बत भेज दूंगी शिजा के लिए। रुशाने ने काल काटी, और ये सब करने के बाद इसे हातिब से रिजल्ट की डिमांड थी, जिससे पहले वो कहीं जाने के मूड में नहीं थी। मोहनी ने बहुत इंजॉय किया। वो रात 9 बजे तक डिनर करके लौटे तो आसिया दोनों के हशाश बशार चेहरे देखकर टीवी से नजरें हटाकर दोनों को प्यार से तकने लगी। एक तरफ आबेल आ बैठा और दूसरी तरफ मोहनी। आबेल का आज और कल का दिन था, और परसों उसकी वापस से नतालिया रवानगी थी। आप दोनों क्रीमी कॉफ़ी पियेंगे? मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए। मोहनी ने उठकर दोनों को ऑफर की। आबेल ने तो नफ़ी में सर हिलाया, पर आसिया ने सर को जुम्बिश दी तो वो खुशी खुशी किचन की तरफ भाग गई। वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है आबेल, काश तुम उसकी हंसती सूरत तक सकते, और इस पर मेरी भी कि कोई है तुम्हें इतनी मोहब्बत से देखने वाली। वो मम्मा के कांधे पर सर रख गया तो आसिया का दिल सा कांपा। वो चाहती है हम क्यूट मैरिज कर लें, हमेशा साथ रहने वाली। उसे मेरा आंसर चाहिए। अब आप बताएं, क्यूट मैरिज मेरे लिए सेव है क्या? आप तो मम्मा हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आबेल के सवाल में छुपी बेबसी पर आसिया ने उसकी गाल लाड से थपकी। तुम कौन सी मैरिज चाहते हो? आसिया ने उसकी दुखती रग दबोची। आबेल ने आंखें बंद करते गहरा सांस भरा। मैं जो चाहता हूँ वो कम से कम क्यूट नहीं। आई फील सो एम्बेरस्ड मॉम, मैंने पता नहीं क्यों उसकी पारस से जिम्मेदारी ले ली। प्लीज़ हेल्प मी मॉम, ज़िंदगी में पहली बार खुद से घिन आ रही है मुझे। ये सब मेरे साथ ऐसे अचानक। आखिर को चंद घंटे ही आबेल को सीधा कर गए। इस वक्त अगर वो आसिया की मानी है शरारती मुस्कुराहट देखता तो शर्तिया रूठ जाता कि माँ कैसे बेबसी पर खुश हो रही है। मेरी दुआएं रंग लाई। इट्स मॉम पावर माई बेबी। चलो इसे आंसर दे दो। कल तुम दो की वेडिंग सेरेमनी है। उफ, आई एम सुपर एक्साइटेड। बात की बाद में देखी जाएगी। थोड़ी तुम उसकी क्यूटनेस वाली बात मान लेना, थोड़ी अपनी मर्जी चला लेना, इतना तो चलता है मेरे बच्चे। आसिया को वो देख ना सका तब भी इतनी शर्म फील हुई कि मुंह फेर गया। दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और अंदर समा जाए। मामा आप बहुत जालिम है, खुद ही जवाब दें उसे, मैं सोने जा रहा हूँ। वो जैसे बौखलाए उठकर भागा। आसिया कितनी देर अपने बच्चे की कैफियत पर हंसती रही। ये तो मोहनी कॉफ़ी बना लाई तो उनको अपनी खुशी छुपानी पड़ी। वो उनके साथ ही आ बैठी, बहुत खुश और फ्रेश लग रही थी। सोने चले गए क्या आसिया मम्मा? मोहनी ने उसकी कमी महसूस की।
ہاں کل تمہاری اور آبیل کی شادی ہے، منا لیا میں نے اسے. تم وعدہ کرو اسے کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤ گی. اس کے لیے تمہیں اپنی ہیلتھ کا ایکسٹرا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ تمہیں بیمار، کمزور یا مرتا نہیں دیکھ سکتا. ہی فیل فار یو، اور یہ ہم دو کا سیکرٹ ہے. وہ بس ایک جملہ سن سکی کہ اس کا موہنا اس کے لیے فیل کر رہا ہے. یہ سچ میں زندگی کی بہت بڑی خوشی تھی. ہی لوز می. رومیو جولیٹ والا لو. موہنی کے ذہن میں اب چاہ کر بھی صرف دلکشی آئی. موہنا سے جڑے اس کے احساسات بہت خاص تھے. یس مائی ڈارلنگ، ہی از لٹل بٹ شائے، لیکن میں بہت خوش ہوں. آسیہ کی ایکسائٹمنٹ پر وہ بھی کافی مگ سامنے رکھے ان سے زور سے لپٹ گئی. میں بھی. وہ میرے ہسبینڈ ہوں گے اور میں ان کی آنکھیں بن جاؤں گی ماما، آئی پرومس. وہ نہ صرف خود جذباتی ہوئی بلکہ ساری بات سے اس ماں کو بھی تڑپا کر رکھ گئی. ٹھیک ہے میرا بچہ، ایسا ہی کرنا. اس کی زندگی کے سارے اندھیرے ختم کر دینا. چلو کافی ختم کرو اور جا کر سو جاؤ. صبح بہت بزی ڈے ہے. سب سے اہم تمہارا ڈریس لینا ہے. اف، جاؤ میرا بچہ. وہ خوشی خوشی چہکتی ہوئی بات مانے فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگی. اور آسیہ اس وقت خدا کی شکر گزار لگی. جہاں آبیل کی حالت عجیب تھی اور وہ کروٹیں بدلتا سخت بے چین تھا، وہیں موہنی کو تو جیسے قارون کا خزانہ مل گیا. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو 41 ایپیسوڈ؟ کچھ مزہ آیا؟ کچھ کہانی میں ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہت ہی مزے کی ہے. شیزا اہل کی کہانی میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ بھی ایک سسپینس ہے، یہ بھی ایک تھرل ہے، یہ بھی ایک مزیدار والی چیز ہے. تو بتائیے گا بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ آپ کو آج کے ایپیسوڈ کا کون سا لگا؟ بھائی بتایا کریں کھل کر، آپ کو بتائیں، لمبے لمبے تبصرے کیا کریں تاکہ مجھے انرجی ملے، تاکہ میں مزید اچھا لکھ سکوں. ٹھیک ہے، تو بتا دیں پھر کیسا لگ رہا ہے، کیا پسند آ رہا ہے، کیا نہیں پسند آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں 42 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.